हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? वंश जी, अभिषेक जी, संविता जी, संतोष जी, कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम, गुड आफ्टरनून बेटा जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जय श्री कृष्णा, राधे राधे बेटा जी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे बेटा जी, राधे राधे। जल्दी जल्दी आ जाएंगे, जल्दी जल्दी सभी लोग ज्वाइन करेंगे। आदिल जी गुड आफ्टरनून, आदिल जी गुड गुड आफ्टरनून। जल्दी 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 कमेंट करेंगे फटाक से। अरे वाह, लगी सुबह बोला 1 बजे क्लास होगी तो अपन लोग तैयार थे। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे, आई एम इम्प्रेस्ड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिएगा, तो बेसिकली अगर जो हम लोग बात करें बेटा जी, तो हम लोग हमारी क्या है, बी फार्मा के जो फर्स्ट सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उनको डिस्कस कर चुके हैं। मॉडल पेपर की सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट करी थी, बट मॉडल पेपर की सीरीज में अगर जो मैं बात करूं तो अभी हमारे टीम मेंबर ने हमें एक चीज बताई कि सर कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि आप खाली पेपर को, क्वेश्चन को पढ़ देते हो और बात खत्म हो जाती है। तो भाई देखिएगा, अगर जो आपने मॉडल पेपर के इन क्वेश्चनों को जो मैं यहाँ पर आपके सामने लेकर के आया हूँ, इससे पहले जो मैं इनऑर्गेनिक के ऑलरेडी सारी चीजें सोल्व करा चुका हूँ। अगर जो आप उनको नहीं पढ़े हैं, अब ओआरएस एक बार आएगा या अगले पेपर में दोबारा आएगा तो मैं दोबारा उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इतना तो सिंपल सा लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा प्यारे बच्चों। मैंने अगर जो एक बार आपको डेंटल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा दिया है ना, सो इट मीन्स कि अब वो अगले 10 पेपर में डेंटल प्रोडक्ट आएगा तो मैं उसको बार बार थोड़े ना कि इस पेपर में भी डेंटल प्रोडक्ट अलग पढ़ाऊंगा, उसमें भी अलग पढ़ाऊंगा ना भैया, ऐसा तो बिल्कुल भी ना होगा। क्योंकि इतना समय हमारे पास में है नहीं कि हमारे एक एग्जाम की 2-3 महीने बाद है तो हम लोग तसल्ली में चीजों को कर सकें। जो टॉपिक एक बार आ चुका है और हम उसको एक बार बता चुके हैं आपको, तो भाई वो बार बार नहीं बताई जाती है चीजें। थोड़ा सा आपको ये लॉजिकली चीजों को सोचना पड़ेगा। अब हम लोग आपके सामने लेकर के आ गए हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मॉडल पेपर नंबर 2 हमारा। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारे अगर जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में बात करें तो बेटा जी आपको बड़े ही इजी लगने लगेंगे अब ये क्वेश्चंस। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय ओआरएस। ओआरएस से आप क्या समझते हैं? ओआरएस यानी कि इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट, सॉरी इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी का हमारा एक पार्ट है ये, ओरल रिहाइड्रेटिंग साल्ट जिसकी फुल फॉर्म होती है। और ओआरएस भी हमारा किसका पार्ट होता है बेटा जी? हमारा इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी का ही हमारा ये पार्ट होता है। ठीक है जी। आगे बात की जाए बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हेमेटेनिक्स विद एग्जांपल। हेमेटेनिक्स का एग्जांपल फेरस सल्फेट हमारा सबसे बेस्ट है। और हेमेटेनिक्स क्या होता है? जैसे कि हमारा हेमेटोपोइसिस जो डिसीज होती है ब्लड में होने वाली बीमारियों से, अनीमिया से, और वहां पर बेटा बेसिकली हमारा क्या है, उन कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए हमारा जिन एजेंट्स का यूज किया जाता है उसको हम लोग क्या है, हेमेटेनिक्स बोलते हैं। आगे बात की जाए, वो राइट डाउन द डिसएडवांटेजेस ऑफ एंटासिड्स। एंटासिड्स के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? एडवांटेजेस नहीं पूछा है, डिसएडवांटेजेस ऑफ एंटासिड। अब इस तरीके के क्वेश्चन में बच्चे क्या है, सैड हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन कहां से पूछ लिया। अब देखो, सिंपल सा लॉजिक वाला क्वेश्चन है कि डिसएडवांटेज तो हमें पढ़ाया नहीं गया तो ये क्वेश्चन पूछ कैसे लिया। देखिएगा, डिसएडवांटेज क्या है एंटासिड के? सबसे पहली चीज तो क्या है बेटा जी कि हमारा ये अगर जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में गया तो वहां पर क्या कर देगा, एल्कलोसिस कोज कर देगा। सबसे पहला डिसएडवांटेज तो यही है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि काफी सारे एंटासिड ऐसे होते हैं जिनको लेने के बाद में कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की बीमारी हो जाती है। तीसरा डिसएडवांटेज क्या है बेटा जी कि एंटासिड को, जिसका हमें क्या है, आइडियल प्रॉपर्टीज, कोई भी एंटासिड आइडियल प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करता है। मतलब कि सिंगल एंटासिड को हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि सर अगर जो ओल्ड सब्जेक्ट में बैक आ जाए, कोई बात नहीं बेटा, ओल्ड सब्जेक्ट में अगर जो बैक आ जाएगी तो बैक स्पेशल कोर्स ज्वाइन करना, फिर सिंपल सी बात है। यार सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, थोड़ा सा खुद पर विश्वास रखो। ऐसे नेगेटिव सोचने वाली बात क्या है? हम इधर खड़े होकर के मेहनत कर रहे हैं, आप उधर लाइव में बैठ करके मेहनत से पढ़ रहे हो, तो भाई इसमें क्या है कि ये टाइम पास थोड़े ना चल रहा है, मेहनत है इसमें। ऐसा नहीं सोचने का, नेगेटिव नहीं सोचने का है ना। दैट वाज द पार्ट की बैक भी आ सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट हम लोग इस तरीके से तैयारी करेंगे ना, बैक आएगी ही नहीं, उसके बारे में सोचना ही क्यों, है ना जी। बात करते बेटा जी हमारे इसके बारे में कि हमारे एंटासिड कोई भी सिंगल ऐसा नहीं होता जो सभी आइडियल प्रॉपर्टीज को फॉलो करता हो, तो इस वजह से हमें क्या, एंटासिड को कॉम्बिनेशन में देना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं एंटासिड के। हमारा लिमिट टेस्ट क्या होता है बेटा जी? हमारा लिमिट टेस्ट क्या होता है? क्वांटिटेटिव और एक सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है हमारा, जिसको हम लोग यूज करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इंप्योरिटीज, कि जो छोटी मात्रा में इंप्योरिटीज प्रेजेंट है
उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए जिस टेस्ट का उपयोग किया जाता है उसको लिमिट टेस्ट बोलते हैं। एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट पोटेशियम क्लोराइड। हमारा क्या बेटा जी, पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KCl के बारे में हमें डिटेल में बताना है। अब KCl हमारा कहां से टॉपिक लिया गया है, इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी से। वहां पर आप लोगों को यहाँ पर क्या क्या बताना पड़ेगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या बेटा जी, बेसिक इंट्रोडक्शन में हम लोग इसका क्या है, केमिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड हमारा क्या है, मॉलिक्यूलर मास लिख देंगे। हमारा 2 मेथड प्रिपरेशन हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, 2 मेथड प्रिपरेशन हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। 2 से 3 हमारी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज लिख देंगे और 1 से 2 हम लोग इसके यूजेस लिख देंगे। ठीक है जी। बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा रेज। हमारे अल्फा बीटा और गामा रेज के बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो जो डिफरेंस चार्ट मैंने आप लोगों को बनवाया था कि जो हमारे अल्फा रेज होते हैं, बीटा रेज और गामा रेज के लिए अल्फा रेज की पेनिट्रेशन पावर क्या है, लो रहती है, बीटा की हाई रहती है, गामा की बहुत ज्यादा वेरी हाई रहती है। अगर जो हम लोग बात करें आयोनाइजेशन की, तो अल्फा पार्टिकल हमारे क्या है बेटा, बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, नेगेटिवली होते हैं हमारे, और ये क्या हमारे नो चार्ज न्यूट्रल रहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग टेबल फॉर्मेट में अल्फा बीटा और गामा के बारे में बता सकते हैं। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन हमारा, गिव डाउन द डिफरेंस बिटवीन द एस एंड द लिमिट टेस्ट। एस और लिमिट टेस्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, तीनों डिफरेंस आपको लिखना है। पहला डिफरेंस कि एस से हमारा क्या होता है, क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है, लिमिट टेस्ट हमारा सेमी क्वांटिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरीके का होता है। एस से हमें क्या बताता है बेटा, बेसिकली हमें अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट एंड अमाउंट ऑफ द इम्प्योरिटी बोथ दोनों के बारे में बताता है। वहीं पर लिमिट टेस्ट हमें क्या है, खाली इम्प्योरिटी के बारे में बताता है। और अगर जो हम लोग बात करें एसए के बारे में, तो एसए हमें क्या है, एक एग्जैक्ट वैल्यू देता है, और लिमिट टेस्ट हमें क्या है, एक रेंज में रिजल्ट प्रोवाइड कराता है। बात करें कि हमारे ओआरएस के अंदर कौन कौन से कॉम्पोजिशन होते हैं, चारों कॉम्पोजिशन, और WHO के अकॉर्डिंग कौन सा पर लीटर कितने ग्राम डालना है, वो चारों के चारों कॉम्पोजिशन यहाँ पर आप लोगों को लिखने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट विद सुटेबल एग्जांपल। एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट हमारे क्या होता है कि वो इलेक्ट्रोलाइट जो सेल के बाहर प्रेजेंट हो। एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट आर दैट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट व्हिच आर प्रेजेंट आउटसाइड द सेल। और कहां पर प्रेजेंट रहेंगे बेटा जी, हमारे ECF में, ECF में। ECF बोले तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर। और सबसे ज्यादा एब्डोमिनेंट एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है, हमारा सोडियम होता है। सोडियम और क्लोराइड दोनों का आप एग्जांपल यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी क्या होता है, 1 लीटर सॉल्यूशन जिसके अंदर हम लोगों ने बफर सॉल्यूशन डाला हुआ है। अब इसका पीएच क्या हो गया, चेंज होने से रेजिस्ट करेगा, रोकेगा, है ना, ये बफर सॉल्यूशन इसको। अब इस प्रकार के सॉल्यूशन के पीएच को 1 यूनिट चेंज करने के लिए कितने अमाउंट में हमारा एसिड या बेस को डाला जाए, यही हमारा क्या होता है बेटा जी, बफर कैपेसिटी होता है। अब अगर जो आप लोगों को बफर कैपेसिटी की कहानी क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिए। ठीक है जी, चलिएगा 10 नंबर वाले क्वेश्चनों पर आते हैं। 10 नंबर वाले क्वेश्चन जो कि हमारे क्या बेटा जी बहुत ज्यादा जरूरी है। और देखिएगा कि हमारा क्या है कि 10 नंबर वाले क्वेश्चन जहां पर हमें 2 ही पार्ट अटेम्प्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट एंटासिड। अब देखिए एंटासिड का क्वेश्चन आया तो एंटासिड का इंट्रोडक्शन। एंटासिड क्या होते हैं, हाइपर क्लोरोहाइड्रिक कंडीशन में यूज होते हैं, बेसिक इन नेचर होता है। एंटासिड हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, एंटासिड के टाइप क्या क्या होते हैं। और टाइप से पहले आप लोग पहला पॉइंट लिखेगा इंट्रोडक्शन, और दूसरा पॉइंट लिखेगा बेटा जी आइडियल प्रॉपर्टीज। दूसरा पॉइंट क्या लिखेगा आप लोग, आइडियल प्रॉपर्टीज लिखेगा। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, आप चल गए, अरे आई लव यू बेटा। ठीक है जी, आइडियल प्रॉपर्टीज लिखने के बाद में तीसरे नंबर पर टाइप पर आएंगे। वो फ्लो चार्ट जरूर बनाएगा, सिस्टमिक और नॉन सिस्टमिक एंटासिड वाला जो मैंने बताया था। उसके बाद में 4th नंबर पर आप लोगों को क्या बेटा जी, हमारा जो सिस्टमिक एंटासिड होता है उसको एक्सप्लेन करना है। और फिर 5th नंबर पर नॉन सिस्टमिक एंटासिड को एक्सप्लेन करना है। और नॉन सिस्टमिक एंटासिड के अंदर कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड, एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड, मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड और कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड, ये सारा कॉन्सेप्ट जब आप लोग लिखेंगे उसके पश्चात आप लोगों को फिर यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड हेडिंग डालनी है। कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड को एक्सप्लेन करना है। एंड व्हाई शुड वी यूज एंटासिड इन कॉम्बिनेशन, ये भी आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। और एनी वन एग्जाम्पल, कोई भी एक एग्जाम्पल अपनी मर्जी से आप लोग यहाँ पर बेटा जी लिख सकते हो। कोई भाई एक एग्जाम्पल के लिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेली ले लीजिएगा, उसका पूरा मेथड, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। मैं आप लोगों को अभी भी बोल रहा हूं, ये 10th या 12th क्लास का बोर्ड एग्जाम नहीं है। जैसे यहाँ पर मैं कल या परसों भी एक बच्चे का मैसेज में बात कर रहा था, तो बच्चा मेरे से पूछ रहा कि भैया मुझे बस इतना बता दो
कि दो 10 नंबर का क्वेश्चन आता है वो कितने वर्ड्स में लिखना है, कितने वर्ड्स का लिखना है। मैं बोला है वर्ड्स का लिखना है। अब भाई साहब इधर पेपर पेजेस में बात होती है, वर्ड्स में बात नहीं होती। 10 नंबर का क्वेश्चन कम से कम 4 पेज का हमारा जाना चाहिए, और जो कि चला जाता आराम से, कम से कम। ठीक है, जो आप लोग ये सोचते हो कि इतनी बड़ी कॉपी कैसे भरेगी, आपकी जो नॉर्मल कॉपी आती है ना, जैसे A4 साइज का पेपर है, इस नोट्स के जो साइज है वो A4 साइज है, जो पेपर का साइज है। अब इन नोट्स का जो बेसिकली आप ऐसी पेपर ले आओ, वरना मैं एक काम करता हूं, आप लोगों का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है ना, आप लोगों की यूनिवर्सिटी की जो कॉपी आती है उसकी PDF भेज देता हूं, उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। ठीक है, थोड़ा सा खर्चा आपका होगा, बट प्रिंट आउट निकलवा लेना, और आपको पता लग जाएगा कि कितनी मोटी कॉपी आती है, कैसी कॉपी आती है, और आप उसको भर पा रहे हो नहीं भर पा रहे हो। और भरना ऐसा नहीं कि भरना पड़ेगा, ये नहीं। किसने बोला कि 32 पेज पूरे लिख करके आओ, 32 पेजेस पूरे लिख करके आओ ना भैया। 32 पेज लिखने वाला भी हमने फेल होता हुआ देखा, हमने 52 पेज लिखने वाला भी फेल होता हुआ देखा है। हमारी क्लास का एक मेरा ही बैचमेट था, वो बेसिकली 52 पेज लिख करके आया पेपरों में। मैंने देखा, मैं उससे पूछना भाई 52 पेज कैसे लिख दे यार, कि भाई अब की बार तो मुझे क्या है कि मुझे इनसिक्योरिटी रहती थी हमेशा कि कोई मुझसे आगे ना निकल जाए, बिकॉज आई नो आई एम द बेस्ट एंड आई हैव टू बी द बेस्ट। ये मेरा फिलोसफी रही है कि मुझे पता है कि मैं बेस्ट हूं, क्योंकि मैं अपना 100% दे रहा हूं। मेरे मन में गिल्ट नहीं रहता कि आज मैंने यार ये गलती कर दी, क्योंकि मैं ये सोचता हूं कि मैं क्या है बेसिकली कि अपना 100% एफर्ट दूं आप लोगों के लिए, एंड मुझे बेस्ट बनना है, मुझे टॉप पर ही रहना है, मुझे कोई बीट नहीं कर सकता, ये मेरी मेंटेलिटी बोलती थी। अब उसके बाद में क्या हुआ प्यारे बच्चों, कि जब वो बंदा 52 पेज भरा पेपर में, 3rd सेमेस्टर की बात है, तो मेरे को बड़ा ही दुख हुआ कि यार मैं कम से कम 38, 36, 37 पेज लिख रहा हूं। तो फिर मैंने क्या है कि जो आपकी साक्षी मैम है, बबीता मैम, वो मेरे सीनियर रहे हैं 1 साल, तो मैंने उनसे अब पूछा कि ये ऐसे बात हो रही है, मुझे बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी सी फील हो रही है इस सेमेस्टर में। उन्होंने बोला कि पेजेस भरना इज नॉट अवर टारगेट, वी हैव टू राइट द राइट कंटेंट। अगर जो तू 28 पेज में सही कंटेंट भी डिलीवर कर रहा है और सामने वाला 128 पेज भी लिख रहा है और वो कुछ भी भर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ऑब्वियसली कि उसके नंबर अच्छे नहीं आएंगे। तो मैंने उनकी बात को एक्सेप्ट किया कि ये भी बात सही है। उन्होंने एक चीज मुझे उसी समय पर समझा दी थी कि जो पेपर सेट कर रहे हैं, जो एग्जामिनर पेपर बना रहे हैं, उन्हें ये पता है कि मैं इस आंसर को जो पेपर मैंने बनाया इसको मैं 28 पेज का लिख सकता हूं, मैं ना, है ना, इसका मैक्स टू मैक्स आंसर 27 पेजेस में खत्म हो जाने चाहिए। उनको ये बात पता है। अब तू अगर जो उस चीज को बढ़ा चढ़ा करके उसको 35 पेज लिख देगा, तो ये कहीं ना कहीं एग्जामिनर को ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि इस बंदे ने एम लिखा हुआ है। उसको जज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तेरी कॉपी को देखने की, वो तेरी कॉपी के पेजेस से पता लगा लेगा कि तूने एम लिखा हुआ है ना। तो ये चीज क्या है कि कभी कभी उल्टी भी पड़ जाती है कि ज्यादा लिखने से बच्चों की बैक भी आ जाती है। ये मैं आप लोगों को इस वजह से बोल रहा हूं। तो हम लोगों को कंटेंट जो है वो ही डिलीवर करना है। हमें कि कभी गाने लिख दिए, कभी थ्योरी बढ़ाने के लिए कुछ भी अपनी राम कथा लिख दी, नहीं, है ना। तो सबसे पहले तो भाई कुछ भी वर्ड अगर जो हम यूज कर रहे हैं तो इसको बेसिकली रॉन्ग वे में ना ले, क्योंकि आजकल हर चीजों पर विवाद हो जाते हैं। बेसिकली क्या है कि कुछ भी लिख दिया कि अपनी ही कोई कहानी है कि हमें उसने छोड़ा था, है ना, फिर उसने हमारा दिल तोड़ा था, फिर उसने दूसरे के साथ नाता जोड़ा था, है ना। तो भाई ऐसे वैसी चीजें कुछ भी नहीं लिखनी है। ठीक है, मैं आपके ग्रुप में PDF अपलोड करा दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। हमारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के ऊपर हमें शॉर्ट नोट लिखना है। और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के अंदर अगर जो देखा जाए तो भैया आपने तो 2 लाइन की ही डेफिनेशन लिखवाई है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के ऊपर। अब हम कहां से क्या है 10 नंबर में 2 लाइन लिख करके आएंगे। देखिए बेटा जी, ये हमें बता दिया गया है कि हमारी कौन सी यूनिट से, 5 यूनिट से क्वेश्चन आया है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से रिलेटेड क्या है, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन भी है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से रिलेटेड क्या है, आइसोटोप्स भी है ना। हमारे वो सारी की सारी चीजें हम लोग यहाँ पर बेसिकली हमारा इनबिल्ड कर देंगे। अगला क्वेश्चन बेटा जी हमारा, एक्सप्लेन डिटेल अबाउट द लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट एंड आर्सेनिक। अब ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिएगा, आर्सेनिक का जो लिमिट टेस्ट है बेटा जी, वो हर साल 7 नंबर में आता है। बट अकॉर्डिंग टू माय गट फीलिंग, मैं ये सोच रहा हूं और काफी मैं हर बार बच्चों को बोलता हूं कि आर्सेनिक के साथ में एक और लिमिट टेस्ट जोड़ करके 10 नंबर में कभी ना कभी जरूर आएगा। तो डेट्स वाई मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर ये क्वेश्चन लेकर के आया हूं कि आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट, सल्फेट और आर्सेनिक का दोनों का। अब लिमिट टेस्ट में लिखना क्या क्या होता है, प्रिंसिपल लिखते हैं हम लोग।
प्रिंसिपल रिएक्शन लिखते हैं, प्रिंसिपल रिएक्शन लिखते हैं। हम लोग फिर क्या लिखते हैं बेटा जी, हमारा जो डायग्राम्स बनेंगे उन डायग्राम को यहां पर भी बना सकते हैं। हमारा पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप। अदरवाइज हम लोग तीसरा स्टेप लिख सकते हैं हमारा प्रोसीजर, चौथा स्टेप लिख सकते हैं प्रोसीजर हमारा क्या है, टेस्ट सॉल्यूशन के लिए, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के लिए। पांचवा स्टेप हम इसको टेबल फॉर्मेट में बनाएंगे और ये वाला स्टेप हम छठा स्टेप ले जाएंगे और सातवां लास्ट स्टेप हमारा क्या जाएगा, ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। ठीक है जी। मेनली हमारी क्या क्या चीजें रहती है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल रिएक्शन, प्रोसीजर और स्टैंडर्ड टेस्ट हमारा दोनों के लिए, और हमारा क्या रहता है, डायग्राम और ऑब्जर्वेशन। ठीक है, हम लोग इसी तरीके की चीजें हमारी बेसिकली लिखते हैं और आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में तो हम लोग गुडजार्ट्स आर्सेनिक ऑपरेटर्स हम बनाएंगे। ठीक है जी, चलिएगा। ये हमारे अगर 10 मार्क्स के क्वेश्चन, आप लोग इस मॉडल पेपर को अगर जो आपको दे दिया जाए, आप इन 10 नंबर में से कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते, फटाक से चैट सेशन में लिख करके बता दीजिएगा, है ना। हाँ, रेडियो एक्टिव रेट्स भी है। ठीक है जी, चलिएगा आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा 7 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में। एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट इम्प्यूरिटीज, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी मैं इसको टॉपिक को बैच स्टार्ट करता हूं, पहली यूनिट में बता देता हूं कि बेटा इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना, क्योंकि फाइनल एग्जाम में रखा मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि 75 नंबर का पेपर आता है आप लोगों का, तो 68 नंबर के पेपर की तैयारी करो, क्योंकि 7 नंबर में इम्प्यूरिटीज 100% आने वाला है। तो इम्प्यूरिटीज का हम लोगों को क्या क्या लिखना बेटा जी, देखो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन पूछ लेगा कि सोर्सेज ऑफ इम्प्यूरिटीज क्या होते हैं, सोर्सेज ऑफ इम्प्यूरिटीज क्या होते हैं। अब देखिए सोर्सेज ऑफ इम्प्यूरिटीज क्या है, खाली हम लोग सोर्सेज ऑफ इम्प्यूरिटीज तो नहीं लिखेंगे, उधर उधर भी हम लोग क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन अबाउट इम्प्यूरिटीज, इम्प्यूरिटीज के टाइप्स के बारे में, इम्प्यूरिटीज के टाइप का एक्सप्लेनेशन, फिर हम लोग कहीं सोर्सेज पर आएंगे और फिर हम लोग लास्ट में जी हमारा क्या है, लास्ट में हम लोग क्या हमारा उसके अफेक्ट के बारे में बात करेंगे। यानी कि ओवरऑल मैंने आप लोगों को बताया हुआ कि इम्प्यूरिटीज अगर जो आया 7 या 10 नंबर में, जितना पढ़ा है सब कुछ लिखना है, जो भी पढ़ा है सब कुछ आप लोगों को लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी हमारा, एक्सप्लेन डिटेल अबाउट डेंटल प्रोडक्ट, डेंटल प्रोडक्ट हमारे क्या होते हैं उसको हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करना है। 7 नंबर में बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन एक बार आया था इस पेपर में, मैंने इस वजह से इसको इनबिल्ड किया है, अदरवाइज ये क्वेश्चन ऐसा है कि आप इसको स्किप कर सकते हो। यहाँ से क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, डिफाइन फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस विद सुटेबल एग्जांपल। ये वाला क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट और 2025 में आने की पूर्णतः संभावना है ना। ठीक है जी, इस वाले क्वेश्चन की आने की पूर्णतः संभावना है। ए और सी वाला करते सर, ए और सी वाला करते सर, रेडियो एक्टिव और सल्फेट और आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट वाला करते सर, ओके ओके, एंटासिड वाला और लिमिट टेस्ट वाला करते, और सब लोग ए और सी ही करते, मतलब 5 यूनिट की इज्जत ही नहीं है, कोनो इज्जत ही नहीं कर रहा 5 यूनिट की, बस शाबाश, चलेगा। फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस हमारा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट डू मीन बाय एसिडिफायर, एक्सप्लेन विद इट्स टू सुटेबल एग्जांपल। एसिडिफायर के अंदर हम लोग क्या करेंगे बेटा जी, हमारा कंप्लीटेड इंट्रोडक्शन अबाउट एसिडिफायर, व्हाट वाज द इंट्रो अबाउट एसिडिफायर के, हमारा ए क्लोरोहाइड्रे या फिर हाइपोक्लोरोहाइड्रे की कंडीशन में जिन एजेंट्स का यूज किया जाता है उसको हम लोग एसिडिफायर बोलते हैं। एसिडिफायर हमारे क्या होता है बेटा जी, एसिडिक इन नेचर होते हैं। और अगर जो मैं एसिडिफायर के एग्जांपल की बात करूं तो हमारे सिलेबस में क्या है बेटा जी, डाइल्यूट HCl और हमारा क्या है NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड, ये 2 एग्जांपल हमारे दिए हुए हैं। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड एंड आयरन। हमारा क्लोराइड और आयरन के लिमिट टेस्ट के बारे में हम लोगों को बताना है। अब देखिएगा कि आयरन और क्लोराइड का लिमिट टेस्ट अगर जो आप लोग यहाँ पर प्रिपेयर करने बैठोगे तो आप लोगों को मैं बोलूंगा कि आप लोग अगर जो पहले दिन से पढ़े हो, पहले दिन से मतलब कि आपने सेमेस्टर के स्टार्टिंग से मेहनत की है, तो बेटा जी आपने तो ऑल सब कुछ तैयार किया हुआ होगा। ठीक है, अगर जो आप अभी के फेज में हो, अभी वाले की मैंने अभी पढ़ना शुरू किया है, तो मैं उन बच्चों को यहाँ पर बात बता दूं कि बेटा जी लिमिट टेस्ट में आर्सेनिक का तैयार करना और सब इस लिमिट टेस्ट स्किप कर सकते हो, ये बात मैं यहाँ पर आप लोगों को बोल सकता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि एक्सपेक्टोरेंट्स हमारे क्या होते हैं, और 2 एग्जांपल के साथ हम लोगों को यहाँ पर बताना है। अब एक्सपेक्टोरेंट का एक एग्जांपल तो अमोनियम क्लोराइड होता है, दूसरा एग्जांपल आप लोग चैट सेशन में लिख करके बताइएगा क्या होता है। और एक्सपेक्टोरेंट अभी जब हम लोगों ने पिछला लेक्चर डिस्कस किया था, पिछला मॉडल पेपर, वहां पर भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि हमारा क्या जो म्यूकस है, जो कफ है ना, जो हमारा क्या है स्पुटम है, उसको बेसिकली हमारा क्या है ब्रोंको में से रिमूव करने के लिए, क्योंकि हमारा क्या है सांस लेने में, क्योंकि क्या होता है कि हमारा नैरो हो जाता है, पाइप का साइज जो है वो यहाँ पर म्यूकस जमने की वजह से नैरो हो जाता है, तो बेसिकली सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर होता है। अगला क्वेश्चन है कि बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन को डीपली एक्सप्लेन करना है। ये वाला क्वेश्चन भी बेटा जी इंपॉर्टेंट हो जाता है 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से।
क्योंकि कि बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन से मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि इस बार भी आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और यही आप लोगों का क्या है बेटा जी, मॉडल पेपर नंबर 2 है बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और देखिए मैं आप लोगों को ईमानदारी से एक बात बताऊं बेटा जी, सच में अगर जो आपको अच्छी लगे तो एक्सेप्ट कीजिएगा, बुरी लगे तो एक कान से सुनिएगा और फेंक दीजिएगा। देखिए मुझे एक पर्सनली अपने मन से एक चीज मुझे आप लोगों को बोलनी है कि आप लोगों में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट मुझे इस सेमेस्टर में नहीं दिख रहा है कि जिसके 90% आए। फैक्ट ट्रू, ना यूट्यूब पर दिखा, पूरे सेशन लाइव चली है, ना ही ऐप पर दिखा है। बट मैं आप लोगों से एक चीज पूछूंगा कि इज इज यू आर रेडी फॉर योर फ्यूचर टू गेटिंग द गुड सैलरी एंड ऑल दिस थिंग्स, कि क्या आप लोग तैयार हो कि हाँ भविष्य में कि मुझे अच्छी सैलरी मिले, है ना, मुझे अच्छी अच्छी जॉब मिले। क्या इस मेहनत से आप लोगों को मिल सकती है? आप 15 मिनट बस अपने आप को फोन से फोन स्विच ऑफ करके फिर XYZ कुछ भी 15 मिनट्स बिल्कुल अलोन, बिल्कुल शांत, बिल्कुल एकांत में बैठ करके चीज सोचेगा कि क्या पुनीत भैया ने ये बात बिल्कुल सही बोली है कि मैं पूरे सेमेस्टर जो मुझे करना चाहिए था मैंने नहीं किया। XYZ कोई भी एक्सक्यूज हो सकते हैं, आप लोग मुझे एक्सक्यूज दे सकते हो कि मेरे भैया तबियत खराब थी। मैं आप लोगों को बताऊं मेरा राइट हैंड पूरा का पूरा टूटा। मैं 4 दिन आईसीयू में एडमिट रहा। 4 दिन, आप खुद देखिएगा कि 4 दिन में आईसीयू में एडमिट रहा। मुझे दौरे पड़ रहे थे, मेरा ये हाथ मैं ऐसे सीधा खड़ा कर लेता था, पूरा ये बॉडी इधर से राइट साइड से पैरालाइज हो सकती थी, है ना। मैं 26 अगस्त जिस दिन जन्माष्टमी थी, मेरा उस दिन रात को मटकी फोड़ने का प्रोग्राम था। पूरा दिन निर्जला उपवास रहता है मेरा जन्माष्टमी वाले दिन। बेसिकली मैं पूरा काम कर रहा था, पूरा हम लोगों ने फंक्शन अरेंज किया हुआ था, क्योंकि हमारे पास में हमारा एक माधव है ना, जो जिनकी कृपा से सब कुछ हो रहा है बेसिकली। तो ये सब चीजें थी। मेरा हाथ टूटा 26 तारीख को, एंड रात को मेरा इस हाथ का ऑपरेशन हुआ, जिसकी ऑपरेशन में कोई यहाँ की जो नस थी वो मतलब कि कोई दबी हुई रह गई, ऐसे बेसिकली देसी भाषा में बोला जाए, जिसकी वजह से वो फिट्स आने स्टार्ट हो गए, दौरे टाइप आने स्टार्ट हो गए। आईसीयू में एडमिट हुआ 27 तारीख को शाम को। मैं जा करके 30 तारीख को मुझे डिस्चार्ज होना था, उन्होंने डिस्चार्ज नहीं किया। 31 तारीख को मैं डिस्चार्ज हुआ, जनरल वार्ड में शिफ्ट हुआ बेसिकली। एंड उसके बाद में 31 तारीख को जब मैं घर पर आया ऑफिस में, एंड मेरे को ये मैंने बस पहला सेंटेंस ये था कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। मेरे को 4 दिन मुझे हो गए, मुझे नहीं पता कि आप लोगों की क्लासेस कैसे चल रही, सब कुछ कैसे चल रहा है। तो अवनीश सर से बात करी, बबीता मैम से बात करी, दीक्षा मैम उस टाइम पे पढ़ाती थी, उनसे बात करी, सबसे बात करी कि क्या मतलब क्या हो रहा है बच्चों का, कैसे क्या हो रहा है, कैसे क्या कोर्स चल रहा है, सबको। मेरा पहला क्वेश्चन ऑफिस में आते के साथ ये था, क्योंकि एक्सक्यूज नहीं है लाइफ में, क्योंकि आप लोग ऑप्शन रखोगे तो ऑप्शन बहुत है। मेरे लिए ऑप्शन ये है कि मेरा बच्चा जो मेरे से पढ़ रहा है बी फार्मा करके, वो ये ना बोले कि भैया तेरी वजह से मेरा जीवन खराब हुआ, क्योंकि तेरी वजह से मैंने बी फार्मा किया था। तू बोल रहा था कि बी फार्मा अच्छा अच्छा अच्छा, 4 साल बाद तू मुझे गाली देगा। नहीं, मेरे को ये जीवन जीना ही नहीं है। मैं आज 2.5 साल हो गए यहाँ पर खड़े खड़े, ऐप पर जो उद्यमी बच्चे आते हैं या फिर कुछ भी होता है XYZ, उनका तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। जो बच्चा मेरी डेली लाइफ में बैठ रहा है वो आज तक मुझे कुछ नहीं बोल सकता है, बिकॉज उसको मैंने वो चीज डिलीवर की है जो मैंने उसको बोला है ना। तो एक्सक्यूजेज अपनी जगह है ना। मेरा ये राइट हैंड जब टूटा था, पट्टी बांध करके, मेरे को फ्रैक्चर था, ऐसे मेरे को वो पूरा का पूरा ये हाथ हिला नहीं सकते हैं, है ना। मैं लेफ्ट हैंड से खड़ा होकर के पढ़ा रहा हूँ, ऐसे पढ़ा रहा हूँ, मेरे से नहीं लिखा जा रहा लेफ्ट हैंड से। बच्चों को बता रहा हूँ ओरली, लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, बच्चे बोले सर मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों का सपोर्ट मिला। बट मेरा मन बोल रहा था यार बिना लिखे कैसे पढ़ा पाऊंगा मैं। जैसे अभी भी मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, वरना चाहूँ तो मैं बिना पेन के भी क्वेश्चन डिस्कस कर सकता हूँ, ओरली तो डिस्कस कर रहा हूँ अभी भी। ये हाथ टूटा हुआ था, आज भी ये हाथ मैं ऐसे पूरा ऊपर उठाता हूँ, इधर दर्द होता है, बिकॉज उस टाइम पर मैंने इसकी केयर ही नहीं की। 40 दिन उन्होंने बोला था कि ऐसे रखना है इसको, आपको नहीं कुछ भी। मैं तीसरे दिन पट्टी उतार के फेंक दी, नहीं भाई साहब मेरा हाथ नहीं चल रहा, मैं ऐसे लिखता था। तो एक्सक्यूज नहीं होनी चाहिए लाइफ में, लाइफ में एक्सक्यूज नहीं है। सिंपल सी बात है, लगना पड़ेगा। मैं सिंपल सी एक चीज बोलता हूँ आपको कि आपको फार्मेसी करके आप एक ऐसे प्रोफेशन में आए हो जो बेस्ट है, बट ये प्रोफेशन ही बोलता 4 साल मुझे पूरा झोंक दे भाई। 4 साल तू करेगा ना तो पूरा अपना आप पूरा एफर्ट डाल, जो तुझे जितनी नॉलेज ले सकता हो, जो पढ़ सकता हो। क्योंकि आप मुझे खुद एक बात बताइएगा कि पूरा सेमेस्टर का टाइम तो आपके पास में तो एक्स्ट्रा भी टाइम मिला ना, काउंसलिंग लेट हुई, चीजें लेट हुई, आपके पास में तो और भी एक्स्ट्रा टाइम था। मैं आपको ऐसे ऐसे बच्चों का एग्जाम्पल बता सकता हूँ जो सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना स्टार्ट कर दिए, वो क्लासेस में भी नहीं आ रहे फर्स्ट सेमेस्टर की, बोला कि सर अब उब चुके हैं आप, आपका समझ में नहीं आता कि आप इतनी बार पढ़ा कैसे देते हो एक टॉपिक को, हम तो परेशान हो गए सर।
6 बार, आप बिलीव कर सकते हो 6 बार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी पढ़ाई है, 6 टाइम इन दिस बैच। अभी मैराथन क्लासेस एंड ऑल ये तो सारी चीजें बची हुई हैं। 6 बार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट पढ़ाई है। कोई कर दे तो मुझे बता दीजिएगा, है ना। बात ये, आप लोगों को तो 1 मिनट लगती है बोलने में कि ये क्या हो रहा है क्या हो रहा है। मेरे को पता है कि आपको क्या डिलीवर करना है। ये आप अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि आप पूरे सेमेस्टर नहीं पढ़े हो। आप ऊपर से इधर आके ब्लेम दे रहे हो कि सब कुछ क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है। भाई सब कुछ पढ़ाने में कितना टाइम लगता है? मेरे को 7 घंटे की मैराथन लूंगा, मैं पूरा पढ़ा दूंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा तुझे, क्यों टेंशन ले रहे हो? बट द थिंग वाज दैट कि आपने पूरा सेमेस्टर क्या किया? सिंपल सा, मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या आपने, आप जिस तरीके से मेहनत कर रहे हो, क्या आप डिजर्व करते हो 40,000 की नौकरी? आपका मन, मैं क्या, मैं कौन हूं तो बोलने वाला? मैं 2 कौड़ी का इंसान हूं, कुछ भी नहीं हूं। आपका मन खुद आपको आंसर दे दे कि भाई तू डिजर्व ही नहीं करता, अच्छी सैलरी तो डिजर्व ही नहीं करता, तो तुझे मिल कहां से जाएगी? दुख उसको होता है जिसको बेसिकली मेहनत किया हो। आजकल के जो मैं स्टूडेंट्स को देख रहा हूं, उनको नॉलेज घंटा भर की भी नहीं है, और उनकी एक्सेप्टेशन ऐसे कि मैं बी फार्मा कर लिया। भाई तो ये डिग्री है, पेपर है, और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है ये। आपकी नॉलेज कितनी है ना? आपकी नॉलेज कितनी है? आपके बोलने के तरीके से पता लग जाता है कि आप क्या हो। सिंपल सी बात, बहुत इजी लगता है कि ऑनलाइन खड़े हो गए, आकर के कुत्तों की तरह भोग दिया। लोग कुत्ता लगता लोगों को कि ऑनलाइन आकर के भोग दिया, बात खत्म हो गई। बट भाई जो काम जो कर रहा है ना, वो बहुत डिफिकल्ट है, आप करके देखिएगा। सिंपल सी बात है, आप करके देखिएगा। काम हर कोई अच्छा है, इज्जत हर किसी की कीजिए, बट द थिंग वाज दैट कि आप लोग कर क्या रहे हो? आप एक प्रोफेशन कोर्स कर रहे हो। आप खुद, आप बी फार्म वाला बच्चा बोलता है कि मुझे एमबीबीएस वाले बच्चों की तरह उपाधि क्यों नहीं दी जाती, डॉक्टर क्यों नहीं, हम क्लिनिक क्यों नहीं खोल सकते? अरे तो भाई तेरे बोलने के तरीके में चेंजेस नहीं आए 4 साल में। आप किसी डॉक्टर के साथ जाकर के बैठिएगा, उनको मैं अगर जो बात करूं, जब मेरा हाथ टूटा हुआ था तो उन डॉक्टरों को बेसिकली इतनी बुरी बुरी चीजें बोली गई हैं कि ऐसे कैसे हो गया, हमारा बच्चा खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। हम जस्ट बोल कि कोई नहीं यार, वो बोल रहे हैं कि ठीक हो जाएगा, बात खत्म हो गई। नहीं ठीक होगा तब उनका सिर फाड़ देना, क्या दिक्कत वाली बात है? बट अभी डॉक्टर बोल रहे हैं, उनके ऊपर चढ़ क्यों रहे हो आप लोग? क्योंकि हम उस प्रोफेशन से हैं। हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा भाई? हमारे शब्दों में ही वो चीज अभी तक नहीं आ पाती है 4 साल में, तो फिर हम कैसे डिजर्व कर सकते कि सोच करके देखो आप खुद ही, है ना। तो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट कि हम लोग क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं, और ये करके हम चाह क्या रहे हैं। सोच करके देखिएगा। आजकल बेसिकली एजुकेशन बेकार है, ये लोग बच्चों का बोलना है। एजुकेशन बेकार नहीं है, आप खुद बेकार हो, बट हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हम उस चीज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हम सिस्टम को गाली देने के लिए तैयार हैं। आप खुद अपना अपने मन से पूछेगा, आप खुद सोच रहे होंगे कि यार ये क्यों बैक दे देता है। बैक इस वजह से देता है बिकॉज आप बैक डिजर्व करते हो। मेरी तो नहीं आई बैक आज तक, घमंड के साथ बोलता हूं, 8 सेमेस्टर पढ़ा मैं भी, मेरी तो नहीं आई है बैक। समझ में आ रही बात? मेरी क्यों नहीं आई भाई बैक? मेरा चाचा है कई वेकेटिव में, नहीं है भाई। बट क्यों नहीं आई? बिकॉज मैं बैक डिजर्व नहीं करता था, मैं पढ़ा हूं। आप अगर जो बैक डिजर्व करोगे तो आपकी बैक आएगी भाई। आप 10 रुपए का काम कर रहे हो और आप अपेक्षा कर लो कि ना 100 रुपए मिल जाए, कैसे मिल जाएंगे? लॉजिक सिंपल सा। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि भाई आप लोग कंपनियों को गाली देते हो कि 10,000 रुपए नौकरी दी, बस 8,000 रुपए की नौकरी दी। मैं खुद बोलता हूं बस 2 मिनट, कभी मेरी बात शायद किसी बच्चे ने आज तक की बात सुनी नहीं, और मैं बोलता रहूंगा जब तक खड़ा हूं, जब तक ये चीज चेंज नहीं होती कि बी फार्मा करके कुछ नहीं होता, 8,000 की नौकरी मिलती है। मैं सिंपल एक सटीक बात आपसे पूछता हूं, आपकी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी बनी जो जीवन, मैं बोलता हूं कि सब बच्चों की बने, और जो 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर रही है 1 साल में, ठीक है, आपकी कंपनी है, आप उस कंपनी के हेड हो। आपके अब क्या है कि आपने 10 पोस्ट निकाली, 10 वैकेंसी निकाली, ओके। अब मेरे साथ में आदिल, आदिल एक बच्चा भी यहां पर क्लास में था, हाँ, आदिल आया और मैं, हम दोनों बच्चे, हम दोनों गए इंटरव्यू के लिए। बेसिकली मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है ना, मेरे को नहीं पता कि कंपनी में कैसी मशीनरी होती है, क्या होता है, कौन सा डिपार्टमेंट है। मेरे से उन्होंने कुछ भी पूछा क्वेश्चन, मैंने जस्ट बोल दिया कि सर बेसिकली मैं अभी लर्निंग फेज में हूँ एंड मुझे इतनी ज्यादा कुछ नहीं पता है, जो क्वेश्चंस बेसिक से थे उनका मैंने आंसर कर दिया, ठीक है। उन्होंने बोला कि आप बाहर जाकर के इंतजार कीजिए। वहीं पर दूसरा बच्चा आदिल गया।
आदिल को पता है कि क्यूए डिपार्टमेंट क्या होता है, क्यूसी डिपार्टमेंट क्या होता है, प्रोडक्शन में क्या काम होता है, पैकेजिंग में क्या काम होता है, आदिल को पता है। ठीक है, अब बेसिकली रिज्यूम दोनों का गया था, रिज्यूम दोनों का अप्रोक्सीमेटली 80-85% का, तो दोनों का ठीक था रिज्यूम। तो कंपनी किसको सिलेक्ट करेगी? मेरे को सिलेक्ट करेगी, आदिल को सिलेक्ट करेगी? कंपनी हैव टू सिलेक्ट द आदिल बिकॉज उसको नॉलेज है, मेरे को सिखाना पड़ेगा, वो सीखा सिखाया है, अभी एक्सपीरियंस किसी को भी नहीं है ना। अब मेरे को नॉलेज है नहीं, ऊपर से कंपनी मेरे को रख भी रही है और मुझे काम भी सिखा रही है और फिर उल्टा 8,000 रुपए भी दे रही है, तो भाई उनके तो चरण छुओ तुम लोग कि एक तो मेरे से आता नहीं कुछ, सामने वाला फ्री फंड में सिखा भी रहा है और ऊपर से मुझे 8,000 भी दे रहा है। कितनी बड़ी बात है, सिंपल लॉजिक वाली बात है ना। आप पर मान लीजिए कोई स्किल आती है, आपके पास में मैं आया कि भैया मुझे स्किल सिखा दो, तो आप क्या बोलोगे कि पहले मुझे पैसे दे या फिर कुछ मुझे चीज दे। देखो सिंपल लॉजिक वाली बात है, आप मेरे पास में आए हो क्योंकि मुझे पढ़ाना आता है, आप मेरे पास में आए हो तो मैंने आपसे पैसे लिए, मैं आपको उल्टा क्या दे रहा हूँ रिटर्न में, पढ़ा रहा हूँ। सिंपल ये चीज हुई, ठीक है, ये चीज हो रही है ऑब्वियसली। अब कंपनी क्या कर रही है, जैसे बीएसवी फार्मेसी कंपनी है, आप यहां पढ़ने के लिए आए, मैं उल्टा एक तो आपको पढ़ा भी रहा हूं और उल्टा पैसे भी दे रहा हूं, क्योंकि आपसे तो अभी कुछ आता नहीं। तो ये चीज सोचो भाई, सिंपल लॉजिक वाली बात है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि जो कि मैं अपनी तरफ से बना रहा हूं। तो भाई आप लोगों को खुद पर काम करना पड़ेगा, और मैं ये गारंटी से बोल सकता हूं कि 4 साल जो बच्चा, अब देखो एक सेमेस्टर को क्रैक करने के लिए हमारे पास में 3 महीने है, समझो 3 मंथ है, वी हैव 3 मंथ 3 आवर, सॉरी 3 मंथ है हमारे पास में, है ना, 3 महीने है एक सेमेस्टर के लिए। हम एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं, टाइम टेबल आया 15 दिन पहले, एग्जाम से 15 दिन पहले हम लोगों ने स्टडी करना अब स्टार्ट किया। 1.5 महीना क्या किया, सॉरी 2.5 महीना क्या किया, क्वेश्चन बनता है नहीं बनता है कि हमने इस 3 महीने में, जो कि हमें बोला गया था कि भैया 3 महीने में एग्जाम की तैयारी करनी है ना, अब इस 3 महीने में हमने एग्जाम की तैयारी करी नहीं, 15 दिन में अब हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो कि हो जाती है बड़ी आसानी से, एक दिन पहले आओ मेरे पास में, एक दिन पहले करा दूंगा तैयारी। 15 दिन में हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी भी हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं ये चीज कि हमारी बैक ना दे दे यूनिवर्सिटी, अगर जो बैक दी तो यूनिवर्सिटी खराब है। भाई यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग तू 3 महीने पढ़, तू 3 महीने तैयारी कर, तब जाकर के तेरे अच्छे नंबर आएंगे, तभी तो 3 महीने बाद पेपर हो रहे हैं ना। वरना 15 दिन में अगर जो लॉजिकली देखा जाए तो 15 दिन में तैयारियां होती अच्छे से टॉपर बनने वाली, तो ऑब्वियसली भाई 15-15 दिन में पेपर होते, फिर 4 साल कोर्स को खींचने का को था। सिंपल बात, तो बहुत कुछ है सोचने के लिए, पर सोचो तो बहुत कुछ है, ना सोचो तो कुछ भी नहीं है। चलो बाकी बेटा जी, ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग फटाक से चैट सेशन में अपना कंफर्मेशन दे दीजिए। एंड मैं बहुत सारी चीजें कभी कभी ऐसी बता देता हूँ भावनाओं में बह करके, क्योंकि आप मेरे छोटे भाई बहन जैसे ही हो, ठीक है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग बस ऐसे ही पढ़ते रहो। और अपना जो एक चश्मे वाला भैया आपका है वो आपको हमेशा सपोर्ट करता रहेगा, है ना। चलिएगा, थैंक यू सो मच बेटा जी, लव यू ऑल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बेटा जी, थैंक यू सो मच, लव यू बेटा जी, लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू, थैंक यू 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 थैंक यू, है ना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बेटा जी। हाँ देखो बेटा, देखो सच्ची में मेरे को नहीं मतलब है कि आप कौन से बैच से हो, क्या मैं यहाँ पर डिजिटल कोर्स वालों को अलग ट्रीट कर रहा हूँ और मास्टर कोर्स वालों को अलग, कि ये बच्चा ज्यादा पैसे देकर के आए कम, नहीं, मेरे लिए दोनों सेम है, पढ़ने दोनों आए हैं ना। कोर्स वेरिएशन इस वजह से कि किसी के पास में भाई अगर जो लो फीस है तो वो डिजिटल कोर्स लेकर के पढ़ सकता है ना एटलीस्ट, सिंपल सी बात है ना। 4 वाली क्लास किस टाइम है, 4 बजे वाली क्लास 4 बजे होगी बेटा जी, ठीक है, चलेगा, है ना। मैं डिमोटिवेट होता तो मैं इधर पढ़ाता ही नहीं, पहले हो जाता था मैं, अब नहीं होता मैं, अब फर्क ही नहीं पड़ता मेरे को, अब मैं जवाब दे देता हूँ, तभी तो विवाद हो जाते हैं। चलो बेटा जी, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, 4 बजे मिलते हैं अब, ठीक है, तीसरा मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल बच्चा जी, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।